हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को यह बताएंगे कि मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि मुद्रा की खोज कैसे हुई। प्राचीन काल में मनुष्य वस्तुओं का अदला बदली कर वस्तुओं का विनिमय कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ थीं। इसमें वस्तुओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। वस्तुओं का दोहरा संयोग क्या है, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि राम को गेहूं की आवश्यकता है और श्याम को जो है आम की आवश्यकता है, तो श्याम के पास अगर गेहूं है और राम के पास अगर आम है, तभी वस्तु का अदला बदली हो सकता है। इसे ही वस्तुओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक जूता कंपनी है, उसे गेहूं की आवश्यकता है, तो वह उस किसान के पास जाएगा जो गेहूं उगाया है और उसे जूती की आवश्यकता है, तभी उसे गेहूं प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु का दोहरा संयोग है होना जरूरी था वस्तुओं के आदान प्रदान करने में। लेकिन जब मुद्रा की खोज हुई तो मुद्रा को मध्यवर्ती वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया। फलतः अब मुद्रा के बदले व्यक्ति कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता था या कोई भी सेवा प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार से मुद्रा के खोज ने आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को समाप्त कर दिया और मनुष्य के जीवन को सरल बना दिया। इसके आगे हम जो है मुद्रा के विभिन्न रूप क्या है उसके बारे में जानेंगे। छात्रों, अब हम आप लोगों को मुद्रा के विभिन्न रूप क्या हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में वस्तुओं को और अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में गहना, जिसे निष्क कहा गया था, का भी प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ। बुद्ध काल में या मौर्य काल जो था, उसमें जो राजा हुआ करते थे वो हाथ सिक्का का प्रयोग करते थे। उसमें एक और देवता का चित्र हुआ करता था और दूसरी ओर राजा का। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुई तो जो आज हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि पहले जो आहत सिक्का का महत्व हुआ करता था। क्योंकि जो आहत सिक्का था वह सोने का, चांदी का, तांबा का हुआ करता था और उसका वास्तविक मूल्य उतना होता था। लेकिन जब ये स्वतंत्र हुई तो जो करेंसी या कॉइन की शुरुआत हुई उसका वास्तविक मूल्य उतना नहीं होता है। तो आखिर इसे हम लोग स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि भारत सरकार इसे मान्यता प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से जो करेंसी है इसे छापती है, प्रिंट करती है और गृह मंत्रालय सिक्का प्रिंट करती है, यानी कि सिक्का ढालती है। कोई भी भारत का नागरिक जो करेंसी है या कॉइन है इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भारत सरकार दंड देने का अधिकार रखती है। वर्तमान में मुद्रा के और भी बहुत सारे रूप आ गए हैं, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, चेक, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये सब नए हैं मुद्रा के रूप। अभी एक नई मुद्रा आई है जो कि पूरे विश्व में चलन बढ़ता जा रहा है, वह बिटकॉइन, जिसे वर्चुअल करेंसी भी कही जाती है। भविष्य में इसी की जो है सो दबदबा विश्व में। तो अब हम आप लोगों को बैंक की क्या भूमिका होती है देश के विकास में, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो भी उसकी आय होती है, पूरी आय को वो एक ही महीने में खर्च नहीं करती है। वह अपने आय का कुछ हिस्सा
प्रत्येक महीना बैंक में जमा करती है, इस सोच से कि वह भविष्य में अपने बच्चे को पढ़ाने में काम आएगा, अपने लड़की की शादी में काम आएगी, बीमार पड़ने पे काम आएगी और कोई आवश्यकता पूर्ति होगी। तो जब कोई भी भारतीय नागरिक अपने पैसे को लेकर बैंक जाती है तो बैंक के जो कर्मचारी हैं उस पैसे को बैंक में जमा कर लेती है और जब चाहे निकाल सकती है जरूरत पड़ने पर। तो इस प्रकार से बैंक क्या करती है, भारतीय नागरिक की जो रुपया है उसे सुरक्षा प्रदान करती है और न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि इसके साथ ही साथ उसे कुछ ब्याज भी देती है। तो प्रश्न उठता है कि जो बैंक है वो भारतीय नागरिक के रुपया को सुरक्षा प्रदान करता है, कुछ ब्याज देता है, तो बैंक पैसा कहाँ से लाता है? चलिए इसे भी देखते हैं। बैंक जिस पैसे को या रुपये को जनता से इकट्ठा करती है उसका 85% जो भाग है वह जो है सो लोगों को कर्ज प्रदान करती है, चाहे वो भारत का कोई जरूरतमंद नागरिक हो या उद्योगपति हो या कोई व्यक्ति हो। लेकिन वह जो कर्ज देती है उसकी ब्याज दर ऊंची होती है और इस प्रकार से जो रुपया जमा करते हैं उनको जो ब्याज देता है और जो जिन्हें कर्ज प्रदान करते हैं उन्हें जो ब्याज उनसे ली जाती है, दोनों के बीच में जो अंतर है वही बैंक की जो है आय होती है। बैंक के पास जो 15% रुपया होता है उसी से वह हर रोज जो लोग आते हैं रुपया लेने के लिए बैंक उससे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बैंक है वह जो है सो देश के नागरिक के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन्हें कौन कर्ज देता है? बैंक ही कर्ज देती है। और जब बड़े बड़े उद्योग की स्थापना देश में होती है, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो क्या होता है, वस्तु की जो मूल्य है वह कम हो जाती है और लोगों का जीवन स्तर जो है सो क्या होता है, उच्च हो जाता है। तो इस प्रकार से बैंक का जो योगदान है देश के विकास में उसे नकारा नहीं जा सकता है। आज के जो नागरिक हैं और जो कर्ज लेते हैं वो सिर्फ बैंक से ही नहीं लेते हैं बल्कि वह महाजन से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से भी कर्ज लेते हैं, चाहे वो जहाँ काम करते हैं अपने मालिक से भी कर्ज लेते हैं। जो गांव के लोग हैं वह जब कृषि कार्य करते हैं तो बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए जो है कर्ज लेते हैं महाजन से या दोस्तों से या मालिक से या रिश्तेदार से। वे बैंक से कर्ज नहीं ले पाते हैं, फलतः जो ब्याज की दर है वो ऊंची होती है और उनकी अगर फसल अच्छी हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अच्छी नहीं हुई तो वो उल्टे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि ब्याज की दर ऊंची होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसान जो है की तुलना में छोटे किसान अधिक हैं और उन्हीं को कर्ज की जरूरत पड़ती है, फलतः वो कर्ज की दलदल में फंस जाते हैं। दूसरी ओर जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं वह अगर बैंक से कर्ज लेते हैं तो उन्हें जो है सो मुनाफा की अधिक संभावना होती है क्योंकि वो बैंक से कर्ज लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो कर्ज लेते हैं क्या उसके लिए समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी की भी जरूरत पड़ती है? जैसे महाजन है या कोई रिश्तेदार है या दोस्त है या मालिक है, वो जब कर्ज देते हैं कर्जदाता को तो उसके बदले वो समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी भी लेते हैं। वो गिरवी मकान के रूप में या कोई वस्तु के रूप में हो सकती है और जब वह व्यक्ति समय पे जो कर्जदार है उसे पैसा नहीं दे पाती है तो उसकी उस गिरवी को या समर्थक ऋणाधार को वह बेच के अपनी जो पैसा है वो निकाल सकता है।
जबकि बैंक से अगर कोई कर्ज लेता है तो उसे कागजात की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मकान का, ज़मीन का कागजात हो या बैंक में जमा पैसा का कोई कागजात हो। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो बैंक नहीं जा पाते, क्योंकि वो एक तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ऊपर से उन्हें बैंक जाने में हेजिटेशन होती है। भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र के हो, उनको जो कर्ज मिलने का जो जरिया है या स्रोत है वह दो क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक क्षेत्रक के बारे में। औपचारिक क्षेत्रक क्या है या इसका क्या अर्थ है? जब हम बैंक से या सहकारी समितियों से कर्ज लेते हैं तो इसे औपचारिक क्षेत्रक कहा जाता है, क्योंकि इस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। औपचारिक क्षेत्रक से कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध होती है, अतः जो लोग औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं उन्हें मुनाफा की संभावना अधिक होती है। हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मध्यम उच्च वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग, छोटे मोटे जो उद्योगपति हैं, वो सभी जो है सो औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें मुनाफा होती है। और जो हमारे देश की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह यह देखते हैं कि जो बैंक है वह सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही तो कर्ज नहीं दे रहा है, वह छोटे से छोटे उद्योगपति को, छोटे मोटे किसानों को भी कर्ज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस पर वह ध्यान रखती है और नियंत्रण भी रखती है। इसलिए औपचारिक क्षेत्र से जो कर्ज लेते हैं उन्हें कम ब्याज के चलते मुनाफा होने की संभावना अधिक होती है। अब हम औपचारिक क्षेत्र के बाद अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में जो सो अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी महाजन से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से या मालिक से कर्ज लेती है तो इसे अनौपचारिक क्षेत्रक कहा जाता है। इस क्षेत्रक से कर्ज लेने पर ब्याज की दर ऊंची रहती है। इस क्षेत्रक पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः जो भी अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेती है उन्हें ऊंचा ब्याज दर देना पड़ता है, अतः उनके जो है सो आय की संभावना बहुत कम होती है। अधिकांश गांव के किसान जो हैं वही अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं और वो कर्ज की जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जितना उनका फसल से आय होती है उसकी तुलना में उनको ब्याज अधिक देना पड़ता है, तो वो कर्ज की जाल में ही फंसे रहते हैं। अब हम बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कौन कौन से वर्ग औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेता है। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि शहर में जो अमीर लोग हैं, उच्च वर्ग हैं और मध्यम वर्ग में उच्च वर्ग हैं, वो औपचारिक क्षेत्रक से यानी कि बैंक से, सहकारी बैंक से कर्ज लेते हैं। जबकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो जो है सो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं, यानी कि महाजन से लेते हैं, बनिया से लेते हैं, मित्र से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं। गांव पर अगर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि जो गांव है वहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं। जो थोड़ा बहुत अमीर लोग हैं, उच्च वर्ग, वही जो है सो औपचारिक क्षेत्र से कर्ज लेते हैं। परिणाम क्या होता है? जो गरीब लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो वो पहले से गरीब हैं, ऊपर से जो भी वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ब्याज देके जो है कर्ज ले रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, सहकारी बैंक की स्थापना करे और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जो है सो औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज कैसे मिले इसकी व्यवस्था करे, तभी हमारे देश के गरीब का भला हो सकता है, विकास हो सकता है। फिलहाल के दिनों में गरीब लोग अपनी सहायता के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थापना कर रहे हैं। खासकर महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा मिल रही है। इसमें 15 से 20 गरीब लोग जो है सो एक संस्था बनाते हैं और प्रत्येक माह 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इकट्ठा करते हैं
और अपने सदस्यों में से जिनको अधिक ज़रूरत होती है पहले उनको बहुत कम ब्याज दर में जो है कर्ज प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और जब यह संस्था 2-3 वर्ष चल जाती है तो उसे बैंक से भी बिना समर्थक ऋण आधार का कर्ज मिलती है और उस पैसे से वह जो है सो अपने सदस्यों के आवश्यकता का पूर्ति कर सकता है। वह छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर सकता है, छोटा मोटा काम कर सकता है, अपने गाँव में अच्छी ढंग से खेती कर सकती है और इस प्रकार से जो है अपना विकास कर सकती है। तो इस प्रकार से जो स्वयं सहायता समूह है वह एक नई सोच है, वैसे गरीबों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है हमें कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसके बारे में आप